स्वागत है आप सभी का अर्जुना कोचिंग क्लासेस बिलासपुर में। तो हम वीड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। वीड मैनेजमेंट में हमने तीनों जो आपके कंट्रोल मेथड है, आपके मैकेनिकल है, आपका एग्रोनॉमिकल है, आपका बायोलॉजिकल, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। लास्ट क्लास में हमने देखा था बायो एजेंट्स और बायो हर्बिसाइड्स के बारे में। इसके बाद जो आपके कंट्रोल का आखिरी मेथड है, या ये बोल सकते हैं कि लास्ट होप जिसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है केमिकल कंट्रोल मेथड। देखिए, जब मैं आपको IWMS इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट सिस्टम बता रहा था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस से करना है। पहले आप मैकेनिकल करेंगे, फिर आप एग्रोनॉमिकल करेंगे, फिर बायोलॉजिकल करेंगे और लास्ट में केमिकल। और इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि केमिकल थोड़ा सा क्या है, आपका खतरनाक हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा टॉक्सिन हो सकता है, इसलिए उस समय तक केमिकल कंट्रोल का उपयोग नहीं करते हैं जब तक कि आपका खरपतवार सामान्य विधियों से नियंत्रित ना हो जाए। अब आपने सामान्य विधियां उपयोग कर ली, उसके बाद भी आपके फील्ड में लगातार वीड्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको अब क्या करना है, अब करना है आपको केमिकल का यूज। ठीक है, जैसे कि कोरोना है मान लेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या था, कम केसेस थे, तो चलिए ठीक है, आप आराम से उनको एक हॉस्पिटल में रख के बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे। केस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए भी और बढ़ते गए। तो अब क्या कर रहे हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से प्रिकॉशंस के मेजर, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, वैक्सीन, हम वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट है। वैक्सीन एक प्रकार का क्या है, केमिकल ही तो है। और आपको पता है वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगाया तो सब कुछ अच्छा रहता है, साइड इफेक्ट होते हैं ना। वैसे ही सेम यही चीज, कॉन्सेप्ट को आप रखिए कि केमिकल कंट्रोल में भी साइड इफेक्ट होते हैं। बट क्या है, हमने सारे मेजर्स कोशिश कर ली, हमने कोरोना को ठीक करने की सारी चीजें देख ली, अब नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या है, वैक्सीन पे डिपेंड। वैसे ही खरपतवार नियंत्रण के लिए हमने सारी विधियां यूज कर ली, उसके बाद भी आपका नियंत्रण नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब केमिकल कंट्रोल की तरफ आएंगे। अच्छा, एक चीज है, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि रसायनों के द्वारा खरपतवार नियंत्रण को कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप याद रखेंगे वीडीसाइड। देखिए, आपके कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका इंसेक्टिसाइड, वो इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए, कीड़े मकोड़े के कंट्रोल के लिए रहता है। फंजीसाइड, ये आपके बीमारियों के कंट्रोल के लिए रहता है। पर अगर आपको पूछा शाकनाशियों के आपके कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए जिस रसायन का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया सवाल है, लिख लीजिए। तो उसको कहा जाता है वीडीसाइड, खरपतवारनाशी, या फिर इसको वीडीसाइड ना देके हर्बिसाइड के नाम से भी दिया जाता है, ठीक है। मैंने कहीं लिखा है हर्बिसाइड, ठीक है। इन्हीं को, इसको भी क्या कहा जाता है, शाकनाशी। उसको खरपतवारनाशी वीडीसाइड को, और इसको शाकनाशी। हर्ब मतलब शाक ही तो होता है ना, शाक। तो इसके नियंत्रण के लिए जो रसायन उपयोग करते हैं उसको हर्बिसाइड। तो इस चीज को भी लिख लेंगे, क्लियर है। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या आपके मेथड्स हैं। जैसे हमने बायोलॉजिकल में पढ़ा था, 2 मेथड थे, आपका बायो एजेंट्स थे और बायो हर्बिसाइड्स थे। तो वैसे ही जो केमिकल कंट्रोल के लिए जो रसायन है ना, उनको भी अलग अलग आधारों पे बांटा गया है। रसायन क्या है, तो आपको समझ आ गया, केमिकल कंपाउंड्स जो कि आपके वीड को हार्म करेंगे। अब उनको भी अलग अलग आधारों पे बांटा गया है। जैसे सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टिविटी, वर्णात्मकता के आधार पे आपका वीडीसाइड का क्या है, वर्गीकरण, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वर्णात्मकता का मतलब है, देखिए आप देख सकते हैं, पहला है नॉन सेलेक्टिव और दूसरा है सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव को अवर्णात्मक और सेलेक्टिव को वर्णात्मक कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हम खरपतवारों को भी चुन चुन के मारेंगे या फिर बिना चुन के मारेंगे। इसको ऐसी है, यह समझिएगा कि नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि कोई भी आपका पौधा है वो मर जाएगा, चाहे आपकी फसल हो, चाहे आपका खरपतवार हो, चाहे आपकी झाड़ियां हो, कुछ भी हो, एनीथिंग खत्म हो जाएगा। इसी को बोला जाता है नॉन सेलेक्टिव। मतलब जब हम सेलेक्ट नहीं करते हैं खरपतवार को कि मुझे गेहूंसा को मारना है, कि मुझे जंगली धान को मारना है, कि मुझे सत्यानाशी को मारना है, कि मुझे हिरणखुरी को मारना है, मैं कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं बस मुझे फील्ड में जो भी दिखा, जो भी पौधा दिखा वो मैं मार दूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें तो मुख्य फसल भी आपकी मर सकती है ना। तो यहीं पे आपका की पॉइंट है कि जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है ना, उसको मुख्य फसल के बीच में कभी नहीं डाला जाता। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर नोट कर लीजिए कि किस रसायन या किस प्रकार के हर्बिसाइड का उपयोग मुख्य फसल में नहीं किया जाता है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। क्यों नहीं किया जाता है, अगर आपको यह भी क्वेश्चन पूछा कि क्यों आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को यूज नहीं किया जाता है, तो ऑप्शंस में आपको यह देखना है कि अगर आपको कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्योंकि खरपतवार के साथ मुख्य फसल को भी यह नुकसान पहुंचाता है। क्लियर है। इसलिए मैंने आपको जब बताया, जब मैं आपको वीट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया ना कि इंसेक्टिसाइड का डोज थोड़ा कम ज्यादा हुआ,
ठीक है, मतलब नुकसान होगा लेकिन उतना नहीं। फंजीसाइड का डोज अगर थोड़ा ज्यादा हुआ कोई दिक्कत नहीं, पर हर्बिसाइड का अगर थोड़ी भी मात्रा खेत में ज्यादा गई तो आपकी मुख्य फसल को भी नुकसान होगा। और दैट्स व्हाई केमिकल कंट्रोल ऑफ वीडीसाइड इज द लास्ट चॉइस, सबसे आखिरी में रखा गया है। क्लियर है? अब आपको रसायन पूछे जाते हैं। पेपर में आपको पूछा गया कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कौन से, निम्न में से कौन सा आपका नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, या फिर उस हर्बिसाइड का नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा हर्बिसाइड है। ठीक है, तो आपको जो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है उसमें आपका ग्लाइफोसेट, ठीक है, ये ऊपर में लिखा गया है। उसके बाद डाइक्वेट और पैराक्वेट, ये आपके नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। और इसमें आपका जो ग्लाइफोसेट है इसको बहुत बार पूछा गया है पेपर में, बहुत बार। और इसको ना एक और हिंदी में भी कुछ बोलते हैं, ग्लाइफोसेट को शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, एक नाम बोला जाता है, पूरा मतलब खत्म कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। और अगर आपको कभी सवाल पूछा कि नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का उपयोग कब किया जाता है, क्योंकि ये भी पेपर में आया है, तो याद रखेंगे जब आपका लैंड प्रिपरेशन होगा या जो फील्ड प्रिपरेशन होगा, जब आप फसल लगाने से पहले भूमि का क्या करेंगे, तैयारी करेंगे ना, उस समय आपके नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड को फील्ड में छिड़क दिया जाता है, जिससे कि फील्ड में उपस्थित जो भी आपके पौधे हो, चाहे वो पिछला क्रॉप हो, चाहे वो खरपतवार हो, चाहे वो साख हो, मतलब जो आपकी झाड़ी हो, कुछ भी हो, सबको खत्म कर देगा, आपका फील्ड रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे, अगर आपको पूछा कि फील्ड प्रिपरेशन या भूमि तैयार करने के समय किस प्रकार के शाकनाशी का उपयोग किया जाता है, आंसर लिखिए कि नॉन सेलेक्टिव या अवर्णनात्मक शाकनाशियों का उपयोग भूमि तैयार करने के समय किया जाता है। क्लियर है? सेकंड है आपका सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स, मतलब इसमें हम पर्टिकुलर, जैसे मुझे गेहूंसा को मारना है तो उसके लिए अलग है, मुझे जंगली धान को मारना है उसके लिए अलग, मतलब मैं पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रहा हूं। किसको? वीड्स को, खरपतवार को, या फिर फसलों को सेलेक्ट कर रहा हूं कि मुझे धान के फसल में जो भी खरपतवार लगते हैं उनके लिए मैं कौन सा डालूं, या गेहूं के फसल में जो खरपतवार लगते हैं उनके नियंत्रण के लिए कौन सा डालूं। मतलब यहां पे हम चूज कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम रसायन को चूज कर रहे हैं कि मुझे उस फसल के खरपतवार को मारना है या उस खरपतवार को मारना है। तो ऐसे आपके कौन से हैं? बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं। ठीक है, क्या है आपका? सीमाजीन है, एट्राजीन है, 2,4-D है, ब्यूटाक्लोर है, फिर आपका आइसोप्रोट्यूरेन है, पेंडामेथिलीन है और MCPA। MCPA का पूरा नाम है मेथिल 4। ठीक है, क्या है? M से मेथिल, फिर यहां डैश हो गया 4, फिर C से क्लोरो, फिर P से फेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, क्या है? मेथिल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। क्लियर है? इसके बाद एक और आपका शाकनाशी है जिसको सेलेक्टिव में रखा गया है, उसका नाम है आपका फ्लूक्लोरीन। यहां पे जगह नहीं था इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पे कॉमा करके एक और नाम लिख देंगे। क्या है? फ्लूक्लोरीन जो है ये भी आपका सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। क्लियर है? तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि नॉन सेलेक्टिव क्या होते हैं और सेलेक्टिव क्या होता है, कौन कौन से हर्बिसाइड्स हैं ये भी आपको बता दिए गए हैं। और मैं फिर से एक चीज बोल रहा हूं कि जितने भी यहां पे एग्जांपल्स लिखे गए हैं किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए उन पेपर्स से इन ऑप्शंस को या इन एग्जांपल को सेलेक्ट किया गया है। तो इन सारे एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, सेकंड है आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ हर्बिसाइड्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ हर्बिसाइड का मतलब होता है शाकनाशियों के स्थानांतरण से। अच्छा, स्थानांतरण कहां? स्थानांतरण पौधों में, ट्रांसलोकेशन पौधों में। क्यों? क्योंकि मुझे किसको मारना है? आपके पौधे जो कि आपके खरपतवार हैं उनको ही मारना है ना। अब पौधे से मतलब मुख्य फसल को मत सोच लीजिएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां पौधे से मतलब है आपका खरपतवार नाशी, मतलब रसायन जो रहेंगे आपके वो खरपतवार नाशी के किस प्रकार संपर्क में आएंगे या किस प्रकार स्थानांतरित करके उनको मारेंगे। तो इसमें आपके दो हैं, पहला है सिस्टमिक, दूसरा है कॉन्टैक्ट। सिस्टमिक को तंत्री भी आप कह सकते हैं, या इसको इंग्लिश में भी हिंदी में भी सिस्टमिक ही लिखा जाता है। सिस्टम मतलब जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं ना, वैसे ही आपके पौधे के बॉडी के अंदर भी अलग अलग तंत्र होंगे। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती है, फोटोसिंथेसिस चलता है, जाइलम और फ्लोएम वेसल्स रहते हैं। तो इन्हीं के थ्रू तो आपका होता है ना खाने का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह। अब हम यहां पे यही समझेंगे खाने का आदान प्रदान। सिस्टमैटिक में क्या रहता है ना, अगर मुझे, जैसे हम बोलते हैं ना कि जहर दीजिए खाएगा मर जाएगा,
होता है ना ये चीज। तो हम जो पौधे हैं ना उसके जाइलम और फ्लोएम क्या है, जो कि भोज्य पदार्थ या आपके न्यूट्रिएंट को पौधे के एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। तो हम उन्हीं न्यूट्रिएंट के साथ क्या कर रहे हैं, हर्बिसाइड मतलब जहर भेज रहे हैं। अब ये जहर क्या होगा, जाइलम या फ्लोएम की सहायता से पौधे के एक हिस्से दूसरे हिस्से जाएगा। जैसे ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाएगा, जहर अपना काम करेगा और जो भी तंत्र आपके पौधे के अंदर चल रहे हैं वो खत्म। समझ रहे हैं? ट्रांसलोकेशंस मतलब क्या है, हम जहर को भेज रहे हैं। हर्बिसाइड मतलब जहरी तो है ना आपके खरपतवार के लिए, तो इसको सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से पौधे के अंदर भेजना। अच्छा, कौन से आपके पार्ट काम आते हैं, मैंने फिर बताया है सिस्टमेटिक में जाइलम और फ्लोएम वेसल्स, क्योंकि इन्हीं के द्वारा, चाहे आप भोज्य पदार्थ ले लीजिए, चाहे आप न्यूट्रिएंट ले लीजिए, चाहे आप जल ले लीजिए, इन्हीं से आदान प्रदान होता है और इन्हीं के साथ हम जहर को भेज देते हैं। तो आपके कौन कौन से सिस्टमेटिक्स हैं, सीमाजीन है, एट्राजीन है, 2,4-D है आपका, प्रोपेनिल है, ट्राइएजाइंस है और फ्लूक्लोरीन। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको सेलेक्टिव में दिखेंगी। क्या दिखेंगे, सेलेक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं कि सेलेक्टिव हर्बिसाइड एक प्रकार से सिस्टमेटिक हो सकता है। देखिए यहां पे आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आप बार बार सीमाजीन एट्राजीन को याद करने से बेहतर है कि आप देख लीजिए कि हाँ सिस्टमेटिक में सीमाजीन एट्राजीन है, और कहां होगा आपका सीमाजीन एट्राजीन, देख लेंगे कहीं भी होगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे, उसके हिसाब से आप याद करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट का मतलब है कि इसमें हम टाइम नहीं ले रहे हैं कि भाई हम जाइलम या फ्लोएम की सहायता से हर्बिसाइड्स को पौधे के अंदर छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हमने हर्बिसाइड छिड़का, वो आपके वीट के कांटेक्ट में आया, खरपतवार के कांटेक्ट में आया, जैसे ही आपका ये हर्बिसाइड आपके खरपतवार के पौधे में स्पर्श करता है या टच होता है, पौधा खत्म। इसमें कोई वो चीज नहीं है कि मैं बॉडी के अंदर जाऊंगा फिर मैं जहर फैलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। बाहर से ही, मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं तेजाब। तेजाब क्या होता है, आप छिड़के और खत्म। तो ये एक प्रकार का जो कांटेक्ट हर्बिसाइड्स हैं वो तेजाब जैसे होते हैं। ठीक है, कि बॉडी के अंदर नहीं, ऊपर से ही खरपतवार को मारना खत्म कर मतलब शुरू कर देते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से हैं, डाइक्वेट, पैराक्वेट। यहां एक और है आपका, कौन सा है, ग्लाइफोसेट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। तो हम फिर से कह सकते हैं कि आपका जो कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है वो एक प्रकार से क्या है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। रिलेट करके पढ़ेंगे ना, ज्यादा अच्छे से याद होगा। क्लियर है? चलिए तीसरा आधार देखते हैं, टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आपने देखा होगा खेत में कि जब आपका कोई पौधा नहीं लगा होता है तब हम क्या करते हैं, खरपतवारनाशी छिड़कते हैं। आपके पौधे उग जाते हैं तो हम खरपतवारनाशी छिड़कते हैं। पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो खरपतवारनाशी छिड़कते हैं। अलग अलग होता है ना, आप देखेंगे गांव में या जो आपके खेत रहते हैं, अलग अलग वक्त पे खरपतवारनाशियों को छिड़का जाता है। इसी को कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब छिड़काव के समय के आधार पे। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका प्री प्लांटिंग, या इसी को बोला जाता है प्री सोइंग स्टेज या प्री सोइंग हर्बिसाइड्स। मतलब बुआई से पूर्व आपका खेत खाली है, आपने बीज बिल्कुल नहीं लगाया है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आपका फील्ड खाली है, बीज नहीं लगा है, कोई फसल नहीं लगी है, उसको कहा जाता है प्री प्लांटिंग हर्बिसाइड्स। ठीक है, आप एग्जांपल देख लीजिए, फ्लूक्लोरीन, एलाक्लोर, ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट। ठीक है, क्या है, फ्लूक्लोरीन, एलाक्लोर, ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट। तो ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट जब मैं आपको समझा रहा था नॉन सेलेक्टिव, तो मैंने पहले ही बताया था कि भाई चाहे फसल हो चाहे कुछ हो, सबको खत्म कर देगा। और इसको कब करते हैं, लैंड प्रिपरेशन के टाइम। और लैंड प्रिपरेशन मतलब क्या होता है आपका, प्री प्लांटिंग। इसी को तो प्री प्लांटिंग कहा जाता है। बुआई से पूर्व मतलब क्या करेंगे आप, भूमि को तैयार। तो इसमें आपका ग्लाइफोसेट और पैराक्वेट तो आएगा ही, साथ ही साथ आपका फ्लूक्लोरीन और एलाक्लोर भी आएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा है आपका प्री इमर्जेंस, अंकुरण के पूर्व। मतलब आपने बीज लगा दिया, क्या कर दिया है, बीज लगा दिया है आपका, किसका बीज, फसल का बीज लग गया है। ये क्या होगा, बुआई हो गई आपकी, लेकिन अंकुरण नहीं हुआ है, किसका, खरपतवार का। खरपतवार का अंकुरण नहीं हुआ है, आपकी बीज की सोइंग हो गई है। उस वक्त मतलब आप ये बोल सकते हैं कि फसल लगाने के कुछ ही दिनों बाद, 15 दिन 20 दिन बाद, जब आपका अंकुरण बहुत अच्छे से नहीं आया हो, उस समय पे क्या करते हैं, प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स का यूज किया जाता है। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जितने भी सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। क्यों सेलेक्टिव हैं, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला है, आपका बीज लग चुका है, अंकुरण
क्या है, अंकुरण से पूर्व, अंकुरण हुई नहीं है, बीज लग गया है, तो उस टाइम हम पर्टिकुलर क्रॉप के लिए पर्टिकुलर हर्बिसाइड यूज करेंगे। जैसे मैं धान को लगाया हूं, मुझे पता है अगर मैं वहां पे ग्लाइफोसेट को छिड़क दूंगा तो धान का अंकुरण तो खत्म हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, धान में जो खरपतवार लगते हैं उन स्पेशल खरपतवार को मारने के लिए मैं क्या करूंगा, हर्बिसाइड। और वही तो सेलेक्टिव है, मैं सेलेक्ट कर रहा हूं। इसलिए जो आपका प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड्स रहते हैं उसमें जितने भी आपके सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स है ना, इनका यूज किया जाता है अलग अलग फसलों के आधार पे, अलग अलग खरपतवार के आधार पे। नेक्स्ट है आपका पोस्ट इमरजेंस। अब आपका पेड़ भी बड़ा हो गया, जो पौधे हैं ना, पौधे बड़े हो गए हैं, आपके खरपतवार भी बड़े हो गए हैं। अब ये ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपके फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उस समय पे जो आप हर्बिसाइड यूज करेंगे जैसे कि 2,4-D, प्रोपेनिल, पैराक्वेट और डाइक्वेट। अच्छा, फिर आप बोलेंगे कि पैराक्वेट और डाइक्वेट तो नॉन सेलेक्टिव है, ये तो आपके मुख्य फसल को भी बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल बर्बाद करेंगे। इसलिए जो आपका पोस्ट इमरजेंस में पैराक्वेट और डाइक्वेट को सिर्फ और सिर्फ घास को मारने के लिए किया जाता है। क्या, घास को खत्म करने के लिए। अब घास कैसे खत्म होगा, तो आपको पता है, सपोज ये मान लेते हैं हमारा फील्ड है, ये क्या होगा, हमारा धान लगा है, ठीक है, ऐसे धान लगा है ना। अब आपको पता है कि खेत के चारों ओर जो मेड़ रहते हैं, यहां पे बहुत सारे खरपतवार रहते हैं जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो मुझे इन घास को मारना है, फसल को नहीं मारना है। तो घास को मारने के लिए पोस्ट इमरजेंस के तौर पे पैराक्वेट और डाइक्वेट का उपयोग किया जाता है। जबकि जो 2,4-D और प्रोपेनिल है, इसको आप फील्ड में छोड़ सकते हैं। 2,4-D एक्चुअल में चौड़ी पत्ती को मारने के लिए यूज किया जाने वाला खरपतवार नाशी है। ये भी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, पोस्ट इमरजेंस या अंकुरण के बाद आप खरपतवार को कैसे नष्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका जो आधार है वो है मेथड ऑफ एप्लीकेशन, अर्थात छिड़काव के आधार पे। आप भूमि में छिड़क रहे हैं, आप जल में मतलब जली पौधे में छिड़क रहे हैं, कि आप पत्तियों में छिड़क रहे हैं, इनका वर्गीकरण। तो इसके आपके क्या है, 3 प्रकार है। पहला है फोलिएज, मतलब पर्णी, सीधा सीधा क्या है, आपके खरपतवार के पत्तियों में जिसको छिड़का जाता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या है, पत्तियों में जिसको छिड़का जाता है। इसमें आपका कौन कौन सा है, 2,4-D, मैंने फिर बोला, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए। यह आपका पेपर में बहुत बार पूछा है ना, कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो 2,4-D लिख लेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन में मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपका पत्तियों में किसको छिड़का जाता है, ट्राइएजाइल को। सेकंड है आपका सॉइल, मतलब भूमि में छिड़का जाता है। क्यों, क्योंकि कुछ खरपतवार के जो बीज रहते हैं वो भूमि के अंदर छुपे रहते हैं, उनको भी मुझे मारना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आपका भूमि में या जो सॉइल में जो आपका हर्बिसाइड छिड़केंगे वो होगा, जैसे कि आपका है पेंडामेथिलीन और फ्लूक्लोरीन। क्या है, पेंडामेथिलीन और फ्लूक्लोरीन। लास्ट है आपका एक्वेटिक या जलीय खरपतवार को जो मारने के लिए। ठीक है, जल में जो खरपतवार है ना, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ वीड जब पढ़ा रहे थे मैंने आपको बताया था, जलीय खरपतवार जलकुंभी है, वाटर फर्न्स हैं। ठीक है, तो इनको मारने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को, या आपको पेपर में पूछा है, मैं फिर से बोल रहा हूं, टिक कर लेंगे कि एक्वेटिक वीड को मारने के लिए किस वीडिसाइड का उपयोग करते हैं, तो आपका कॉपर सल्फेट और साथ ही साथ 2,4-D इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंट्रोल्स था। इसमें आपके 4 आधार थे। इसके बाद आपके और भी आधार हैं जो इसके जस्ट बाद आपको पढ़ाए जाएंगे, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से, आपका केमिकल क्लासिफिकेशन उसमें है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर, अर्थात पत्तियों की संरचना के आधार पे आप कौन कौन से रसायन का उपयोग करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन है, या ये बोल सकते हैं कि आपका जो एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको बहुत जगह दिखेगा कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं, सकरी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए किन रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सबसे पहला है जो ब्रॉड लीफ, अर्थात यदि आपके खरपतवार की जो पत्ती की संरचना है, ठीक है, ये पत्ती की संरचना क्या, अगर आपकी चौड़ी है तो चौड़ी पत्तियों के लिए अलग आपके रसायन उपयोग किए जाते हैं, और अगर आपकी पत्ती जो है वो सकरी है तो इसके लिए आपके अलग रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो जो आपके सबसे पहले ब्रॉड लीफ या इसी को जो चौड़ी पत्ती कहा जाता है, उसमें आपका 2,4-D, और ये आपको सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है एग्जाम्स में। आप एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है कि 2,4-D का उपयोग निम्न में से किस चीज के लिए करते हैं, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए। क्लियर है। इसके साथ ही आपका मेकोप्रोप
डाइकाम्बा, और एमबी का मतलब होता है मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस एमबी का मतलब क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड। इन रसायनों का उपयोग किया जाता है आपके चौड़ी पत्ती के खरपतवार के कंट्रोल के लिए या नियंत्रण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नैरो लीफ, या आप ये बोल सकते हैं कि जो सकरी पत्ती के खरपतवार हैं उनको मारने के लिए यहां पे आपका आता है पेंडामेथिलीन, आइसोप्रोट्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन। क्या है? पेंडामेथिलीन, आइसोप्रोट्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये तीनों के तीनों ही आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों को बहुत ध्यान से याद रखना है। पेंडामेथिलीन, आइसोप्रोट्यूरॉन और सल्फोसल्फ्यूरॉन, इनका उपयोग सकरी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए किया जाता है। तो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार के विनाश के लिए हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, मतलब जो आप केमिकल का यूज कर रहे हैं ना, उसके भी अलग अलग समूह रहते हैं। कोई एलिफेटिक समूह का होगा, कोई आपका ट्राइएजाइन समूह का होगा, कोई आपका फेरोक्सिलिन समूह का होगा। तो अलग अलग समूह को रखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जनरली जब हम क्या बोल सकते हैं कि बुखार होता है तो हम क्या कहते हैं? जनरली पैरासिटामोल खाते हैं। ठीक है, खांसी होता है तो आपका क्या रहता है? उसमें कफ सिरप जो रहते हैं उसमें अलग केमिकल कॉम्पोजिशंस होंगे। आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरॉक्सिक एसिड का यूज किया जाता है, जो अलग अलग एसिड्स, तो इनको भी विभाजित या वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं ये देख लेंगे। आपको जो एक साल पूछा गया सवाल था कि निम्न में से एलिफेटिक समूह का कौन सा खरपतवार नाशी है। एलिफेटिक समूह दिया गया तो आपको क्या देखना है? ये ऑप्शंस देखने हैं कि कहीं ये ऑप्शंस दिख रहे हैं क्या आपको। अगर आपको पूछा गया कि एमाइड ग्रुप के कौन है तो आपको ये ऑप्शंस देखना है। या फिर आपको ये दे दिया कि एलाक्लोर किस रासायनिक समूह का है, जो पूछा गया सवाल है वही बता रहा हूं। ठीक है, क्या पूछा गया था कि एलाक्लोर किस रासायनिक समूह का खरपतवार नाशी है। आपको एग्जाम में एमाइड दे सकता है, ट्राइएजाइन्स दे सकता है, एलिफेटिक कुछ भी दे दे, आपको याद क्या रखना है कि भाई एलाक्लोर है तो एमाइड। क्लियर है? तो इसको देखते हैं। सबसे पहला जो आपका ग्रुप है वो क्या है? आपका एलिफेटिक ग्रुप। एलिफेटिक ग्रुप में जो आपके खरपतवार नाशी आते हैं, सबसे पहला है डालाफोन और दूसरा है TCA। ठीक है, क्या है? TCA। सेकंड जो है आपका एमाइड। एमाइड ग्रुप में आपके कौन कौन से आते हैं? इसको स्टार टिक भी कर सकते हैं, ये बहुत बार पूछा गया ग्रुप है आपका। तो इसमें आपका एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल। क्या है? एलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल, ये इस ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्राइएजाइन्स। याद कीजिए, जब जिस इसके पहले का जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें ट्राइएजाइन्स आया था। तो ट्राइएजाइन्स में आपका एट्राजीन और सीमाजीन। अच्छा, ये एक चीज है कि एट्राजीन और सीमाजीन को मुख्यतः किस फसलों में उपयोग किया जाता है? तो गन्ने और मक्का में इनका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है, डरिएगा नहीं कि इसके जस्ट बाद की जो आपकी इसके बाद का जो आपका एक्सप्लेनेशन होगा ना, उसमें आपको बोर्ड में एक क्या रहेगा? कटिंग दिखाई देगा। उस कटिंग में निम्न फसलों में कौन कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है और कब किया जाता है, इसका पूरा विवरण दिया जाएगा। और आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है? क्या है? बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से भी आपका सवाल पूछा जाता है कि गेहूं में किस खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है, धान में किस खरपतवार नाशी का उपयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इनको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। चलिए, थर्ड जो आपका ग्रुप है ट्राइएजाइन्स भी हो गया आपका। उसके बाद क्या है आपका? थायोकार्बामेट्स। तो थायोकार्बामेट्स में आपके दो रसायन आते हैं, आते एक ही हैं, इनको दो अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि आपका बेंथियोकार्ब। ठीक है, पहला नाम क्या है? बेंथियोकार्ब, या दूसरा इसी को क्या बोल देते हैं? थायोबेनकार्ब। ठीक है, पहले में आपका क्या था? ये देखिए, ये जो थायो है, इस थायो को यहां पहले ले आया गया है, बेन को इसके बाद लाया गया है और कार्ब को यहां लाया गया है। तो ये एक ही नाम है, बट इनको अलग अलग चीजों के नाम से भी जानते हैं। तो बेंथियोकार्ब या थायोबेनकार्ब, ये आपके कौन से ग्रुप में आते हैं? थायोकार्बामेट्स में। नेक्स्ट है आपके फिनाइल यूरियास। फिनाइल यूरिया में जो आपका आता है वो है आपका डाईयूरॉन। क्या आता है आपका? डाईयूरॉन। नेक्स्ट है आपका सल्फोनिल यूरियास। तो सल्फोनिल यूरियास में आपका आता है सल्फोसल्फ्यूरॉन। देखिए, अभी जस्ट यहां पे पढ़ा है हमने सल्फोसल्फ्यूरॉन। नैरो जो आपके वीड्स हैं उसको मारने के लिए सल्फोसल्फ्यूरॉन का उपयोग किया जाता है, और वो आपके कौन से ग्रुप में आता है? सल्फोनिल यूरिया। नेक्स्ट है आपका डाइनाइट्रो एनिलिन्स। तो डाइनाइट्रो एनिलिन्स में आपका पेंडामेथिलीन और फ्लूक्लोरीन। क्या है आपका? पेंडामेथिलीन और फ्लूक्लोरीन्स, इनका यूज किया जाता है। यह आपको पता भी होंगे, क्या है आपके? सिस्टमिक वीडिसाइड्स या सिस्टमिक हर्बिसाइड्स। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका
अच्छा डाई नाइट्रो हो गया। इसके बाद है आपका क्या है, डाई पाइरिडियोलिन्स। क्या है, डाई सॉरी बाई है, माफ कीजिएगा, बाई पाइरिडी, ठीक है, PYRIDI पाइरिडी और लिम्स। तो बाई पाइरिडी लिम्स, इसमें आपके कौन कौन से खरपतवार नाशी आते हैं, तो पैराक्वेट और डाइक्वेट। और आपको पता होगा पैराक्वेट और डाइक्वेट का उपयोग नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स के रूप में करते हैं, या फिर आपका पोस्ट इमर्जेंस हर्बिसाइड्स किस चीज के लिए, जो आपके झाड़ियां होंगी या जो घास फूस होंगे उनको मारने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फेनॉक्सी एसिड जो रहते हैं, इसमें आपका 2,4-D और MCPA का पूरा नाम मैंने बताया था, मेथाइल 4 क्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिर लास्ट में जो आपका अनक्लासिफाइड है, अवर्गीकृत है। क्यों अवर्गीकृत है, क्योंकि देखिए नाम में ही ग्लाइफोसेट, मैंने बताया ना कि इसको छिड़क दो सब कुछ खत्म, इसको अनक्लासिफाइड ग्रुप में रखा गया है। तो ये आपके कुछ ग्रुप्स थे और ग्रुप्स में आपके कौन से हर्बिसाइड्स आते हैं ये आपको बता दिया गया है। इस चार्ट को आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, और जो मेनली आपको मैं बता रहा हूं लीफ स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत ज्यादा बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको बोर्ड में एक चार्ट दिखाई देगा, एक फोटो कटिंग दिखाई देगी, जहां पे आपको विभिन्न प्रकार के खरपतवार और वो कौन से क्रॉप में लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे किया जाता है ये दिखेगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि आपके बोर्ड में आया होगा एक इमेज, और उसमें आपके अलग अलग फसल दिए गए होंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आपको वीट दिया गया होगा, आपको मेज दिया गया होगा, ठीक है, आपको चिकपीस दी गई होंगी, शुगर केन्स दिए गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वीट से। तो देखिए आपको चार्ट में माफ कीजिएगा 5 अलग अलग कॉलम्स दिखाई देंगे। आपको पहला क्रॉप्स का कॉलम दिखाई देगा, दूसरा कौन से आपके रसायन या हर्बिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं ये दिखाई देगा, तीसरा आपको डोज दिखाई देगा, चौथा टाइम ऑफ एप्लीकेशन, और लास्ट में रिमार्क्स, मतलब क्या कुछ खास है उसमें। तो सबसे पहला वीट की बात करते हैं। तो वीट में आपके अलग अलग जो नाम देख सकते हैं, 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरॉन, पेंडामेथिलीन, क्लोडिनाफॉर्प, सल्फोसल्फ्यूरॉन और फेनोक्सेप्रॉप, ये आपके क्या है, हर्बिसाइड्स के नाम है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको पेपर में कभी भी पूछा गया कि निम्न में से आपके कौन कौन से हर्बिसाइड्स जो है वो गेहूं में उपयोग किए जाते हैं, या तो आपको एक भी दे सकता है या तो आपको बहुत सारा भी दे सकता है। तो मेनली आप टिक भी कर सकते हैं कि 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरॉन, पेंडामेथिलीन और सल्फोसल्फ्यूरॉन, ये बहुत मेनली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनका डोज भी दिया गया है। तो देखिए अगर डोज में आप देखेंगे तो किलोग्राम, फिर उसके बाद AI लिखा है। AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब उस रसायन में जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, या एक्टिव इंग्रेडिएंट को ही हिंदी में कहा जाता है आपका जो उत्तरदायी, या आप ये भी बोल सकते हैं कि जो उस केमिकल में मेन रहता है। जैसे आपका लिखा गया होगा कहीं पे, मान लेंगे कि 25 किलोग्राम आपका एट्राजीन में 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट है, मतलब उस 25 किलोग्राम का 80% जो बाहर निकलेगा वो आपका सक्रिय तत्व है। ठीक है, सक्रिय पदार्थ, एक्टिव इंग्रेडिएंट को क्या बोला जाता है, सक्रिय तत्व या सक्रिय पदार्थ। तो आप यहां देख सकते हैं 2,4-D का 0.5 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट पर हेक्टेयर के रूप में आपको आवश्यकता होती है। और इसके बाद अलग अलग है, आप देख सकते हैं टाइम ऑफ एप्लीकेशन में आपका दिया है 2,4-D का 30 से 35 DAS। DAS का मतलब होता है डे आफ्टर सोइंग, अर्थात फसल लगाने के पश्चात इतने दिनों में आपका क्या आ जाएगा, इनको छिड़कना है। ठीक है, तो मतलब मान लेंगे कि आपने फसल लगाया है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 30 दिन ले लीजिए, तो आपका क्या होगा 30 जुलाई, या फिर जो आपका 1 अगस्त होगा उस वक्त आपको 2,4-D का छिड़काव कर देना है। अब अगर आप रिमार्क्स में देखें तो यहां पे लिखा है कि 2,4-D डज नॉट कंट्रोल ग्रासी वीड्स, और इसका रीजन क्या है, अभी जस्ट मैंने आपको लीफ स्ट्रक्चर पे बताया था कि 2,4-D का उपयोग क्या किया जाता है, चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मारने के लिए किया जाता है, ना कि सकरी पत्ती। और आपके जो घास रहते हैं वो क्या रहते हैं, आपके सकरी पत्ती। तो 2,4-D का उपयोग सकरी पत्ती या घास को मारने के लिए नहीं किया जा सकता। मेन रूप से जो आपके फसल में लगे होंगे, जो मुख्य आपके खरपतवार होंगे, उनको मारने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपका शुगर केन है, शुगर केन में आपका सीमाजीन और एट्राजीन दिया है, जैसा कि मैंने बताया भी था भी आपको जब सीमाजीन और एट्राजीन के बारे में समझा रहा था कि सीमाजीन और एट्राजीन का उपयोग आपका किया जाता है। फिर आपका बार्ले है, बार्ले में 2,4-D। फिर आप दूसरा स्लाइड देखिए, तो दूसरे स्लाइड में आपको दिखेगा राइस में ब्यूटाक्लोर, फ्लूक्लोरीन, बेंथियोकार्प, ऑक्साडाइजोन और आपका एनिलोफॉस और पेंडामेथिलीन। तो ये जो आपको पूरा चार्ट दिया गया है ना, इस चार्ट को आपको पढ़ना है।
और इनमें से जो आपको मेन आपको जैसे है ना, आपकी जो मेन क्रॉप्स हैं, जैसे आपका वीट हो गया, शुगर केन हो गया, आपका राइस हो गया, पर्ल मिलेट, कॉटन, शॉर्गम, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इनके बारे में आपको यहां दे दिया गया है। तो इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैसे समझना है ये आपको मैंने बता दिया गया है कि आपको डोज को कैसे समझना है, टाइम ऑफ एप्लीकेशंस को कैसे समझना है। तो इस चार्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और चार्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको ज्यादा समझ आएगा। और यहीं पे हम क्या करते हैं, आपका जो वीट साइंस है इसको कंप्लीट करेंगे। बट इससे पहले मैं आपको एक चीज कुछ बता देना चाहता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में है, इसलिए मैं इन चीजों को, ये तो आपका खत्म हो गया है, क्या बोलते हैं, जो कंट्रोल मेजरमेंट। बट आपको जो नेक्स्ट चीज है, जो आपको नेक्स्ट चीज समझनी है, वो ये है कि आपको कभी कभार ना पैटर्न पूछा जाता है कि भारत में या विश्व में जो आपके प्लांट प्रोटेक्शन, जो पौधों के संरक्षण के लिए आप जो रसायनों का उपयोग करते हैं, उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, या कब किया जाता है, या किनका उपयोग सबसे पहले किया जाता है। ये भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इस चार्ट को तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि यहां से क्वेश्चंस आते हैं और आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्लियर है? तो ठीक है, फिर आ जाते हैं आपको कुछ पॉइंट्स जो आपको मैं बता देता हूं। यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है वर्ल्ड और इंडिया, और यहां पे एच आई और एफ लिखा है, और यहां आई एफ एच लिखा है। अब आपको लगेगा कि ये एच आई एफ और ये आई एफ एच क्या होता है, तो मैं आपको पहले बता दूं। एच का मतलब होता है हर्बिसाइड, मतलब शाकनाशी। आई का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशी। और एफ का मतलब होता है फंजीसाइड, जो आपके रोग को मारने के लिए होता है। इसके बारे में मैंने पहले बताया। तो विश्व में अगर कोई फसल लगती है तो उसमें पौधों के जो आपके संरक्षण के लिए सबसे पहले आपके हर्बिसाइड को डाला जाता है, उसके बाद इंसेक्टिसाइड को डाला जाता है, उसके बाद फंजीसाइड्स को डाला जाता है। पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो सबसे पहले हम कीड़ों को मारते हैं, फिर हम बीमारियों को रोकते हैं, और लास्ट में हम क्या है, हर्बिसाइड का यूज करते हैं। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेंगे कि अगर आपको पैटर्न पूछा गया कि पौध संरक्षण के लिए कैसे किया जाता है, तो ये कुछ पैटर्न है जिसको आपको पढ़ना है। और यहीं पे आपका जो वीड मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप बहुत धीरे से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।